हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक आरोह से चैप्टर पहलवान की ढोलक। इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एक पहलवान के बारे में बताया गया है कि पहलवान किस तरह से अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करते हैं और उनके गुरु कौन होते हैं और उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो अपने लाइफ में क्या क्या अचीव करते हैं और किस तरह के वो पहलवान थे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है जाड़े का दिन, यानी कि वो कौन सा मौसम था, वो जाड़े का मौसम था। अमावस्या की रात ठंडी और काली, और जाड़े का मौसम तो था ही, लेकिन वो कौन सा दिन था, कौन सी रात थी? अमावस्या की रात थी। जाड़े का मौसम था, अमावस्या की रात थी और ठंडी और काली रात थी। यानी कि जो जाड़े का मौसम होता है वो ऑब्वियसली ठंडी होती है। लोग रज़ाई का यूज़ करते हैं, कंबल का यूज़ करते हैं, स्वेटर का यूज़ करते हैं ताकि उन्हें गर्मी मिले और ठंडी से राहत मिले। और साथ ही साथ वो अमावस्या की ही रात थी, यानी कि अमावस्या में चाँद नहीं निकले होते हैं और पूरी की पूरी रात काली अंधियारी होती है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। भयार्थ मीन्स डरा हुआ। तो बच्चा जब किसी चीज़ को देखता है जिससे उसे डर लगता है तो वो भय से काँपने लगता है। ठीक उसी तरह से उस गांव में मलेरिया और हैजा की बीमारी फैली हुई थी और जो पीड़ित गांव थे, जिस गांव में मलेरिया और हैजे की बीमारी फैली हुई थी, वहाँ पर सारे लोग एक बच्चे की तरह थर थर काँप रहे थे, क्योंकि उन्हें मलेरिया और हैजे की बीमारी से डर लग रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। और गांव में जितने भी सारे झोपड़ियाँ बनी हुई थी वो किससे बनी हुई थी? बांस की बनी हुई थी, घास फूस की बनी हुई थी। और ऐसे ही झोपड़ियों में अंधकार छाया हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था और पूरे गांव में अंधकार और सन्नाटा मिला हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि ये जो गांव है, यहाँ पर लेखक ने इसे साम्राज्य कहा है, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा गांव जहाँ पर जो झोपड़ियाँ हैं वो बांस की और घास फूस की बनी हुई है और पूरे गांव में अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ है और निस्तब्धता, यानी चारों तरफ सन्नाटा है। सभी लोग चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है और रात इसी तरह से थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी और अंधेरी जो रात थी, यानी कि रात कैसी थी? पूरी काली थी, अंधेरी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। कोई कहीं से भी किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही मनुष्यों की आवाज़ थी और ना ही जानवरों की आवाज़ थी। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर कहा कि जो अंधेरी रात थी वो चुपचाप आंसू बहा रही थी, यानी कि एक डरावनी जैसी रात थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी और चारों तरफ जो सन्नाटा था, चारों तरफ जो लोग खामोश थे, वो अपने ही आप में वो रात सिसकियों और आहों को पूरी तरह से बलपूर्वक अपने ही हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। यानी कि जो लोग थे वो चुपचाप थे, वो अपनी सिसकियों को भी बाहर नहीं निकाल रहे थे, वो अपनी आहों को भी बाहर नहीं निकाल रहे थे। यानी कि जब कोई सिसकी लेगा, जब कोई आह भरेगा, उसकी भी तो आवाज़ बाहर आएगी, लेकिन लोग खुद में ही अपने हृदय में ही रो रहे हैं, अपने हृदय में ही सिसकियां भर रहे हैं, अपने हृदय में ही आहें भर रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे थे। अब आकाश में जो तारे थे वो चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। तारे तो आकाश में चमक रहे थे, लेकिन पृथ्वी पर जो हमारी अर्थ है उस पर किसी भी तरह की कोई रोशनी नहीं थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। जहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा, यानी कि अगर
कोई ऐसी चीज़ जो उस रात की खामोशी को हटा सकती है, ऐसी चीज़ जो उस गाँव के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है, अगर वो भी अगर आना चाहे तो उसकी भी जो ज्योति होगी, उसकी भी जो शक्ति होगी, वो आधे रास्ते में ही ख़त्म हो जा रही थी। यहाँ पर उन्होंने तारे का एक एग्ज़ाम्पल देते हुए कहा है कि अगर कहीं पर इस गाँव की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोई चेष्टा करता है तो उसकी शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे, और जो दूसरे तारे हैं वो ऐसा तारा जो भावुक है, जो इमोशनल है, इमोशन से भरा हुआ है, ऐसा तारा अगर सोचता है कि मैं उस गांव में जाकर किसी भी प्रॉब्लम्स को दूर करूं, तो उसके साथ साथ जो दूसरे तारे हैं, यहाँ पर तारा किसे कहा गया है? एक मनुष्य को ही कहा गया है, राइट। अब कोई तारा आसमान से गिर कर के किसी गांव के प्रॉब्लम्स को तो दूर नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर कोई भी तारा है उसको एक इंसान का एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई इंसान ये चाहता कि मैं भावुक होकर उस इमोशन से भरा हुआ, इमोशनली वो चाहता है कि इस गांव की प्रॉब्लम्स को मैं अगर दूर करूं, और अगर वो नहीं कर पाता किसी मजबूरी की वजह से, दूसरे जो लोग हैं उसकी इसी नाकामी पर, इसी असफलता पर वो हंस पड़ते थे कि ये किस गांव के बारे में तुम सोच रहे हो, वहाँ पर तो हैज़ा फैली हुई है, वहाँ पर तो मलेरिया नामक बीमारी फैली हुई है, तुम क्या ठीक कर लोगे। इस तरह से बाकी लोग हंस पड़ते थे। यहाँ पर लेखक ने तारे का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एक्चुअली में वो इंसान के बारे में कह रहे हैं, ओके। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। यानी कि जो गांव है, गांव के आसपास क्या होंगे? जंगल झाड़ होंगे, तो वहाँ पर सियार भी होंगे। तो सियार कभी कभी क्रंदन, यानी कि सियार भी कभी एक ऊंची आवाज़ में कभी कभी अपनी आवाज़ निकालते थे, और पेचक की डरावनी आवाज़, जंगल झाड़ के सामने से जब आप गुजरोगे तो वहाँ पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आती है। तो ये सारी जो आवाज़ है वो डरावनी आवाज़ थी। सियारों का जो रोना था और जो कीड़े मकोड़े की डरावनी आवाज़ थी, वो कभी कभी इस खामोशी को ज़रूर भंग कर देती थी। जो गांव में खामोशी फैली हुई थी, उस गांव की खामोशी को ज़रूर भंग कर देती थी, उसे तोड़ देती थी। यानी कि गांव में ऐसे भी खामोशी थी, तो खामोशी कौन भंग करता था? सियारों का रोना और पेचक की डरावनी आवाज़। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़ हरे राम हे भगवान की टेर आवाज़ से सुनाई पड़ती थी। कभी कभी गांव की झोपड़ियों से कराहने की आवाज़ आती थी और कै करने की आवाज़ आती थी, यानी कि उल्टी करने की आवाज़ आती थी, और वो क्या कहते थे? हरे राम हे भगवान, इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। यानी कि जो लोग बीमार थे, ऑब्वियसली वो उल्टी करते थे, तो वो आवाज़ वो क्या कहते थे? हरे राम हे भगवान बोला करते थे। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, और उस रात में, उस काली अंधेरी रात में, ठंड वाली रात में जो बच्चे थे वो भी कभी कभी माँ माँ कह कर के पुकार कर रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी, लेकिन इससे जो रात की खामोशी में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी, विशेष रुकावट नहीं पड़ती थी, फिर इससे वैसे ही रात्रि में खामोशी छा जाती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। अब जो कुत्ते होते हैं ना, वो सिचुएशन को भांप लेते हैं। कुत्ते भी सिचुएशन को भांप करके ही भौंकना शुरू करते हैं। उनमें एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते थे। यानी कि दिन भर, चूँकि वो जाड़े का मौसम था, तो कुत्ते क्या करते थे कि राख पर, यानी जो राख होती है, लकड़ी की राख हो गई या कोयले की राख हो गई, जिसको जलाने पर जो राख मिलती है, उस पर वो गठरी की तरह, यानी कि एक, जब हम कपड़ों की गठरी बांधते हैं तो वो कैसी गठरी होती है, तो इस तरह से जो कुत्ते हैं वो गठरी की तरह अपने आप को सिकुड़ करके सोए रहते थे, मन मार कर पड़े रहते थे। यानी ठंड से बचे रहते थे, वो राख पर ही सोए रहते थे ताकि उनको गर्मी मिले। संध्या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे, और शाम जब हो जाती थी और जब रात अंधेरी हो जाती थी और ठंड ज़्यादा पड़ने लगती थी और ठंडी हो जाती थी सारी रात, वो सारे के सारे कुत्ते मिल कर के रोते थे।
क्यों रोते थे? क्योंकि वो दिन भर राख के ऊपर सिकुड़ करके पड़े रहते थे, लेकिन जैसे ही रात होती थी ठंड ज़्यादा पड़ती थी और वो लोग ठंड की वजह से सारे कुत्ते मिल कर के रोते रहते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोकर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। अब जो रात थी वो भीषण थी, यानी कि ठंड ज़्यादा था और रात्रि ऐसे ही चलती रहती थी और उसकी सारी भीषणता को, यानी जो कड़ाके की सर्दी थी, उसको ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। कौन ताल ठोक कर ललकारती रहती थी कड़ाके की सर्दी को? सिर्फ पहलवान की ढोलक। यानी एक पहलवान था, उसके पास एक ढोलक थी और वो अपने ढोलक को बजाया करते थे। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि पहलवान की जो ढोलक थी वो कड़ाके की सर्दी को भी ललकारती रहती थी। किस तरह से? ताल ठोक कर। अब ढोलक में ताल ठोका जाता है तभी तो वो आवाज़ करती है, तभी तो उससे संगीत निकलती है। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती और शाम से लेकर के सुबह तक जो रात होती थी, काली अंधियारी कड़ाके की सर्दी पड़ती थी, उसमें भी वो शाम से लेकर के सुबह तक पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। और वो किस आवाज़ से बजती थी? चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा। अब जो पहलवान की ढोलक थी वो आवाज़ इस तरह से करती थी, लेकिन पहलवान उसको किस तरह से अज्यूम करते थे? पहलवान उसको ये सोचते थे कि इससे चटधा गिड़धा वाली आवाज़ नहीं, बल्कि वो उसको मोटिवेट कर रही है। उससे किस तरह की आवाज़ आ रही है? आजा भिड़ जा। यानी कि एक पहलवान हर किसी को ललकारता है कि आजा हमसे भिड़ जा, मैं तुझे पटखनी दे दूंगा, मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इस तरह से पहलवान अपने आप को साबित करता है। तो वो क्या कहता है? आजा भिड़ जा। तो इस तरह से जब वो पहलवान जो थे वो अपनी ढोलक को जब बजाते थे तो उसमें से आवाज़ आती थी चटधा गिड़धा, लेकिन पहलवान उसको चटधा गिड़धा आवाज़ नहीं मानते थे। वो मानते थे कि इससे आजा भिड़ जा की आवाज़ आ रही है। बीच बीच में चटाक चटधा और बीच बीच में चटाक चटधा जैसी आवाज़ आती थी। और वो पहलवान इसको किस तरह से अज्यूम करते थे कि उठाकर पटक दे। राइट। ये जो ढोलक थी एज अ कोच पहलवान को मोटिवेट करती थी। कोच होते हैं ना, जब भी कभी कोई प्लेयर किसी खेल को सीखता है तो उसको गाइड कौन करता है? कोच गाइड करता है। तो पहलवान का कोई भी शिक्षक नहीं था, पहलवान ने किसी से भी शिक्षा नहीं ली थी। उनकी शिक्षा किससे मिली थी? उनकी शिक्षा मिली थी एक ढोलक से। वो ढोलक ही उस पहलवान का कोच था और उससे जिस तरह की आवाज़ निकलती थी उसी आवाज़ की वजह से वो उसको अज्यूम करते थे कि अब क्या करना है। राइट। जैसे कि यहाँ पर लिखा है चटधा गिड़धा, यानी कि वो दूसरे को ललकार रहे हैं आजा भिड़ जा। और फिर वो अपनी जब ढोलक बजाते हैं तो मान लीजिए कि अगर कोई उससे भिड़ जाता है तो फिर वो अपनी ढोलक बजाते तो उसमें से आवाज़ क्या आती है? चटाक चटधा। तो इसका मतलब वो समझते थे कि ढोलक क्या कह रहा है कि उसे उठाकर पटक दे। तो इस तरह से वो एक ढोलक को अपना कोच मानते थे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी और पहलवान शाम से लेकर के सुबह तक ढोलक बजाया करते थे और पूरे गांव में एक ढोलक की ही आवाज़ एक संजीवनी शक्ति के रूप में रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान। अब उस पहलवान का क्या नाम था? लुट्टन सिंह पहलवान। यूँ तो वो कहा करता था लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। अब लुट्टन सिंह क्या कहते थे कि उन्हें तो पूरा इंडिया जानता है, होल इंडिया जानता है। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके कहने का मतलब जो था होल इंडिया, इसका मतलब ये कि शायद वो जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले के लोग ही सिर्फ उन्हें जानते थे। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे, यानी कि वो जिस ज़िले में रहते थे वो लुट्टन सिंह के नाम से परिचित थे। क्यों परिचित थे? क्योंकि वो फेमस हो गए थे।
अब कैसे लुट्टन सिंह फेमस हो गए थे? लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे, यानी लुट्टन के माता पिता का देहांत तो उनके 9 साल की उम्र में ही हो गया था। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। यानी कि लकीली उनकी शादी हो चुकी थी, यानी पहले तो बाल विवाह चला करता था। अभी 18 साल 21 साल की उम्र में है कि आपको शादी करना है। लेकिन पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि बाल विवाह प्रचलन में था, राइट। तो लुट्टन की शादी उनके माँ बाप के रहते हुए ही हो गई थी, यानी कि उनकी जो शादी थी वो 9 साल की उम्र से पहले ही उनकी हो गई थी। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब उनके माता पिता का देहांत हो गया, उनकी उम्र 9 साल की थी, उनकी सास थी और उनकी सास विधवा थी, यानी कि लुट्टन पहलवान के ससुर नहीं थे। उनकी विधवा सास ने ही अपने दामाद को पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वो गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। और बचपन में लुट्टन सिंह क्या करते थे, वो बचपन में गाय चराया करते थे और पूरा दूध पिया करते थे और कसरत भी किया करते थे। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ़ दिया करते थे और गांव के लोग लुट्टन सिंह पहलवान की सास को तकलीफ़ दिया करते थे, झगड़ा किया करते थे या फिर किसी और तरह से तकलीफ़ दिया करते थे लुट्टन सिंह के सास को। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। जब लुट्टन सिंह ने देखा कि उनकी सास को लोग परेशान करते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, तो उन्होंने लोगों से बदला लेने के लिए ही उन्होंने कसरत करनी शुरू कर दी। कसरत की धुन उनके ऊपर सवार हो गई कि नहीं, मुझे कसरत करना है, मुझे मजबूत बनना है, मुझे बलवान बनना है। और जो भी मेरी सास को तकलीफ़ देते हैं, जो भी मेरी सास से झगड़ा करते हैं, जो भी मेरी सास से बहस करते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं या समथिंग किसी भी तरह से उनकी सास को तकलीफ़ दिया करते थे, उनसे वो बदला लेने के लिए ही वो कसरत कर रहे थे। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था और रेगुलर वो कसरत किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। और रेगुलर कसरत करने की वजह से, चूँकि वो 9 साल की उम्र में थे और रेगुलर वो कसरत किया करते थे, जब वो किशोरावस्था में पहुँचे, जब वो जवान हुए, उनके सीने और बाहें सुडौल हो गईं और मांसल बना दिया था कसरत ने, यानी कि उनकी बाजुएं मजबूत हो गई थीं। जवानी में कदम रखते ही वो गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा और जवानी में जैसे ही वो कदम रखते हैं, वो गांव में सबसे अच्छे पहलवान माने जाने लगे थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही कसरत करनी शुरू कर दी थी। लोग उससे डरने लगे और वो दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। लोग जब देखे, लोगों ने देखा कि अरे ये तो पहलवान बन गए हैं, बलवान बन गए हैं और इनकी बॉडी भी सुडौल हो गई है, ये ताकतवर हो गए हैं, तो लोग उनसे डरने लगे थे। और लुट्टन पहलवान क्या करती थी कि वो अपने दोनों हाथों को 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर, जब कोई आपने देखा होगा कि जब कोई जिम जाता है, कसरत करता है, एक्सरसाइज करता है, उसकी जो बॉडी होती है वो सुडौल बन जाती है और उसके हाथ थोड़ा फैल जाते हैं, है ना, 45 डिग्री की तरह। तो लुट्टन सिंह पहलवान भी जब कसरत करते थे तो उनकी बॉडी फैल चुकी थी, उनकी बॉडी सुडौल हो गई थी और वो एक ताकतवर इंसान बन गए थे। तो इसकी वजह से उनके जो हाथ थे वो 45 डिग्री पर वो इस तरह से हाथ को फैलाकर चला करते थे, पहलवानों की भांति चलने लगे और वो जिस तरह से पहलवान चला करते थे उस तरह से वो चलने लगे थे। वो कुश्ती भी लड़ता था, चूँकि वो एक पहलवान बन चुके थे तो वो कुश्ती भी लड़ने लगे थे। वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैंने इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।